हेलो फ्रेंड्स, मैं महराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज का ये वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर है। आज मैं आपको कुछ 20 वर्ड्स लर्न कराऊंगा। सबसे पहले हम वर्ड्स देखेंगे, फिर उसका सिनोनिम, एंटोनिम और जो मेन वर्ड है उसको याद करने के लिए हम लोग पिक्चर का सहारा लेंगे। बिकॉज आप जानते होंगे कि पिक्चर वर्ड्स जो होते हैं या पिक्चर जो होते हैं, इमेजेस जो होते हैं, वो माइंड में इम्प्रिंट हो जाते हैं, जो आपको वर्ड को लॉन्ग टर्म में याद रखने में मदद करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके, और साथ ही साथ हम लोग उस मेन वर्ड के एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि कैसे उस शब्द का इस्तेमाल हम एग्जाम्पल्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा दोस्तों ज़रूर होगा। वैसे आज का ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि आप इसमें बहुत कुछ सीख सकें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आए, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला वर्ड है फ्लीस। फ्लीस जो कि एक वैसे तो ये नाउन है दोस्तों, पर यहाँ पे चूँकि ये द हिंदू से लिया गया वर्ड है तो वहाँ पे इसको एज अ वर्ब यूज किया गया है। बट फ्लीस एक नाउन है और इसका अर्थ होता है जानवरों के शरीर का ऊन, यानी वुल, WOOL। ठीक है, जानवरों के शरीर का ऊन। तो इसको वर्ब के रूप में कैसे यूज किया गया दोस्तों, आपको पता होगा कि अक्सर नाउन को एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है। अगर आपके अंदर वो बात है, आप कला जानते हैं तो कर सकते हैं ईडी लगा के या वर्ड के अंत में ING लगा के, जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बन जाता है उस समय। तो जैसे कि जानवरों के शरीर से ऊन निकाल के लोग पैसे कमाते हैं, तो वैसे ही फ्लीस करके भी पैसे कमाए जाते हैं। तो फ्लीस का क्या मतलब है? डिफ्रॉड, चीटिंग करना, या किसी चीज़ के लिए ओवर चार्जिंग करके पैसे कमाना। या हॉक्स का मतलब भी अगेन वही है, चीटिंग करना। ठीक है, तो चीटिंग करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो फ्लीस का मतलब हो गया टू मेक मनी बाय चीटिंग। क्लियर? ओके, अब हम इसका इमेज में देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ये इमेज इससे जुड़ा हुआ है। तो आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि पेट्रोल एंड डीजल की जो कीमतें हैं वो 6 से 7 रुपये बढ़ गई हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक है अभी के समय में, जब कि लॉकडाउन चल रहा है और एक पैंडमिक से हम लोग जूझ रहे हैं, तो इस समय इस तरह की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये पब्लिक को ठगा हुआ है लगती है कि उनको मोड़ दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जानवर के शरीर या भेड़ के शरीर का जो ऊन है उसको मुड़ के लोग उससे पैसे कमाते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ पे मुड़ा जा रहा है दोस्तों। मुड़ना आप समझ रहे होंगे, एक लोकल वर्ड है। सिर मुड़ना भी जानते हैं और एक ऐसे मुड़ना का मतलब भी आप जानते हैं, किसी को ठग लेना। तो यहाँ पे फ्रॉड ही तो हो रहा है ना दोस्तों। अगर हम इस तरह से लॉकडाउन में बड़ी हुई कीमतें भरे चुकाएंगे हर चीज़ की, तो ये हमारे साथ तो धोखा ही हो रहा है। तो फ्लीसिंग किया जा रहा है हमें। ठीक है, अब यहाँ देखें एग्जाम्पल से पहले हम इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम है गिव, ऑफर, कन्फर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, फ्लीस मतलब अगर होता है आपसे पैसे लेना, तो ऑपोजिट में क्या होगा? देना। इसलिए गिव, ऑफर करना या कन्फर करना। कन्फर मतलब भी देना होता है। ऐसे फर इज द रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है गिव। तो ज़्यादातर वर्ड जिसमें फर लगा है उसमें कुछ ना कुछ गिव के सेंस में वर्ड आ जाता है। क्लियर? चलें, तो अब इसका सेंस क्या है सेंटेंस में देख लेते हैं। फ्लीसिंग, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि फ्लीस ऐसे तो एक नाउन है, लेकिन ING लगा के यहाँ पे क्रिया बना दिया। फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स, यानी जो फ्यूल यूजर्स हैं, जैसे कि जो उपभोक्ता हैं, जो फ्यूल का उपभोग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उनको फ्लीसिंग किया गया। मतलब वही मैंने कहा था, मुड़ लिया गया है। कैसे मुड़ लिया गया? तो उनको फ्रॉड करके, कीमतें ओवर चार्ज करके मुड़ा जा रहा है। ठीक है, फ्लीसिंग, ये द हिंदू का हेडलाइन यही था, मैंने हेडलाइन को कॉपी कर लिया। फ्लीसिंग फ्यूल यूजर्स ऑन हाइक इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में बढ़ोतरी करके फ्यूल यूजर्स को, यानी उपभोक्ताओं को, जो हम लोग हैं, उनको क्या किया गया? फ्लीसिंग किया गया, मतलब ठगा गया, मोड़ लिया गया दोस्तों। ठीक है,
तो फ्लीस क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब आपने देखा ऊन, लेकिन उसको हम क्रिया के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पहला वर्ड समझ में आ गया होगा। इसका सिनोनिम आप नोट कर लें, एंटोनी नोट कर लें, और साथ ही साथ इमेज को माइंड में फिक्स करें कि फ्लीसिंग का कैसे हमने ये गाड़ी में जिसमें पेट्रोल डाला जा रहा है कैसे ये लॉजिकली रेलिवेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब, मैंने शॉर्टकट में लिखा है पी। ये पी से फ्रेजल हो गया, फ्रेजल वर्ब, पी फॉर फ्रेजल, वी फॉर वर्ब, तो ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होता क्या है दोस्तों, आई होप आपको पता ही होगा। जब एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एंड ऐड किया जाता है तो वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। लेकिन जब भी हम वर्ब में प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उस वर्ब का मीनिंग बदल जाता है, सेम मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, और इसी तरह के और भी वर्ड हैं, लेकिन उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ड्रिल डाउन का क्या मतलब है दोस्तों, ड्रिल डाउन का मतलब है टू व्यू एट ए मोर डिटेल्ड लेवल, यानी बहुत ही गहराई से किसी चीज़ को बहुत ही डीपली देखना, डिटेल से देखना, डिटेलिंग में देखना। क्लियर। तो जैसे ड्रिल का सेंस क्या है, ड्रिलर आप जानते होंगे ड्रिल किससे बना होगा, ड्रिलर से, जो ड्रिलर मशीन होता है वो ज़मीन की गहराई में जाता है और बहुत गहराई में जाता है। तो उसी तरह हमें भी चीज़ों को बहुत डिटेल्ड में यानी गहराई से देखना चाहिए। अब यहाँ पे इमेज मैंने एक लिया है, बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है एक फ्लाई का। आप इसके पैर, इसके पंख, इसके रोम सबको अच्छे से देख सकते हैं। तो बिल्कुल इतना ही डिटेल में हमें चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हम बात की गहराई को समझ सकें। ओके, तो ड्रिल डाउन करना मतलब किसी चीज़ को गहराई से देखना, डिटेल में देखना, पूरे व्याख्या करके देखना। अब आते हैं इसका सेंटेंस में यूज़। गवर्नमेंट शुड ड्रिल डाउन, गवर्नमेंट को ड्रिल डाउन करना चाहिए। तो ड्रिल डाउन का मतलब तो समझ गए कि गहराई से उसको देखना चाहिए, डिटेल में जाकर। वाई देयर इज अ हाइक, कि आखिर वृद्धि क्यों हुई है इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में। ओके, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आखिर कच्चे तेल की कीमतों में ये जो प्राइसेस हाइक हुई है ऐसा क्यों हुआ है। तो ड्रिल डाउन का मतलब हो गया किसी चीज़ को गहराई से देखना। चलिए दोस्तों आगे का वर्ड ले लेते हैं, कॉल फॉर। अगेन एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, कॉल फॉर। वैसे कॉल के साथ और भी प्रीपोजिशन आते हैं, कॉल टू, कॉल इन, कॉल ऑफ, इन सब के अलग अलग सेंस होते हैं। आप इनको डिटेल में ग्रामर बुक में फ्रेजल वर्ब की लिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कॉल फॉर की। तो कॉल फॉर मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग मस्ट हैपन, मतलब गला फाड़ फाड़ के लोगों से कहना कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये करो, ये करने की चीज़ है। क्लियर। तो अब देखें इमेज यहाँ पे मैंने ऐसा ही एक आदमी का दिया है जो गला फाड़ के फ़ोन पे कुछ कह रहा है, अपने एक सेक्रेटरी को कह रहा होगा, अपने एम्प्लॉय को कह रहा होगा कि भाई ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली लोगों से कहना कि कुछ होना चाहिए, वो उसको करे। ओके, अब इसका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। मेंबर्स हैव कॉल्ड फॉर, मेंबर्स ने कहा, सदस्यों ने कहा, या पब्लिकली कहा, या अनाउंस किया। अनाउंस भी आप इसको समझ सकते हैं, अनाउंस किया क्या, उसका रेजिग्नेशन, यानी उसका रेजिग्नेशन अनाउंस किया कि उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि उसने डिमांड किया कि इसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसको रिज़ाइन दे देना चाहिए। तो जो भी लिया जाए, कॉल फॉर का अर्थ हो गया कुछ कहना, कुछ हो जाए, इसका कुछ करना है ऐसा कहना, या उस काम को होने के लिए डिमांड करना। क्लियर। तो कॉल फॉर मतलब आप डिमांड या रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है शेकन अप। ओके, शेकन अप अगेन एक फ्रेजल वर्ब है, और आप देख सकते हैं कि ये शेक से बना हुआ है। शेक का मतलब आप जानते होंगे हिलाना, किसी चीज़ को मूव करना, शेक करना। तो यहाँ पे अप लगा हुआ प्रीपोजिशन के रूप में। तो शेक अप का क्या अर्थ हो गया भाई, हिल जाना। जैसा आदमी बोलता है ना, यार ऐसा सीन देखे मैं तो हिल गया। ठीक है, तो ये वही हिल जाने वाला सेकंड अप है।
तो अपसेट बैडली यानी किसी चीज़ से आप बहुत ही बुरी तरीके से दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उससे पहले इमेज देखिए, एक बंदा है जो कि बैठा हुआ है सिर पे हाथ रख के, वो हिल गया है किसी बात से। वैसे जाहिर सी बात है आज के इस दौर में हर कोई हिला हुआ है, कहने का अर्थ है कि हर कोई परेशान है, अपसेट है। द कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो कोविड-19 की महामारी है, इसने बुरी तरीके से जो है लोगों को हिला डाला है ग्लोबल ऑर्डर में, मतलब पूरी दुनिया में, और तेज कर दिया है दुश्मनी को यूएस और चाइना के बीच। ठीक है, तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो सेकेंड अप कर तो गया, बिल्कुल अपसेट कर देना। तो लॉकडाउन की वजह से चूंकि इसका रोजी रोजगार खत्म हो गया है, बंदा खाएगा क्या, रहेगा कैसे, तो इस बात को लेके ये हिल गया है, शेकअप हो गया। क्लियर? चले नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का अर्थ होता है दोस्तों लालच या प्रलोभन। ओके, प्रलोभन ये नेगेटिव वर्ड में लिया, नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा। तो इसका इमेज आप देखिए कि खाने की वस्तु है, केक, बड़ा यमी केक है, देखने से डिलीशियस तो लग ही रहा है। और जो लोग यहाँ फूडी होंगे वो बिल्कुल उनके मुंह में पानी आ गया होगा कि काश एक बार ये खाने को मिल जाता। खैर, आप घर पे बना के खा सकते हैं। तो टेम्पटेशन का मतलब है लालच या प्रलोभन, जो खासकर किसी बुरे काम के लिए दिया जाता है। यहाँ केक खाना तो अच्छा काम है, लेकिन अगर आपको कोई गलत काम के लिए प्रलोभन दे रहा है तो वो टेम्पटेशन हो रहा है, मतलब आपको बहका रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। तो इसके सिनोनिम हो जाते हैं अल्योरमेंट, अल्योर करना, एंटाइसमेंट, उकसाना, सिडक्शन। सिडक्शन यानी सिड्यूस से ये वर्ड बना है, सिड्यूस क्रिया इसी का नाउन है सिडक्शन। तो सिड्यूस करना यानी किसी को बुरे काम के लिए उकसाना, बहलाना या फुसलाना। ओके, अब इसका एंटोनिम क्या है? रिपल्जन। तो भाई जहाँ लालच होता है वहाँ अट्रैक्शन होता है, और जहाँ अट्रैक्शन नहीं होता मतलब वहाँ रिपल्जन होता है, यानी उससे हम क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो टेम्पटेशन का अपोजिट घृणा हो जाएगा, घृणा करना किसी चीज़ से। अब घृणा के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, रिपल्जन है, वर्जन है, डिसगस्ट है, डिटेस्ट है, या फिर आप अबहॉर भी ले सकते हैं, और देयर आर मेनी मोर वर्ड्स फॉर घृणा। ओके, तो क्लियर है दोस्तों? टेम्पटेशन को याद रखेंगे आप इस यमी केक से, जो कि आपको लुभा रहा होगा कि भाई आके मुझे खा लो। ऐसे मेरे पास होता तो मैं तो जरूर खा लेता। चलें आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर वर्ड, दिस इज हॉलेज। एक्चुअली ये वर्ड एक वर्ब से बना है, दैट इज हॉल, HAUL। हॉल का मतलब होता है ड्रैग करना, ढोना, किसी चीज़ को ढोना। तो इसी का ये नाउन है हॉलेज। हॉलेज का अर्थ हो जाता है ढुलाई। जैसे हम लोग ढुलाई भाड़ा देते हैं, कुछ कहीं ले जाते हैं तो ढुलाई करता है। अब यहाँ देखिए टैक्सी का काम क्या है? लोगों को ढोना, तो ये ढुलाई का काम करता है। क्लियर? तो ये हॉलेज हो गया। ठीक है, तो हॉलेज मतलब ढुलाई। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम देखिए, ट्रैक्शन, ढुलाई, ड्रैगिंग मतलब ढोना, खींचना, पुलिंग मतलब भी खींचना या ढोना। तो ये नाउन के रूप में यूज किया गया ढुलाई। इसका क्रिया आप याद रखेंगे, हॉल है, HAUL, हॉल यानी ढोना। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्चार्ज, यानी आप उसको ढो नहीं रहे हो, उसको उतार दे रहे हो, डिस्चार्ज कर दे रहे हो। अनबर्डन, जो बोझ है उसको अनबर्डन कर दे रहे, लोड को अनलोड करना। तो हॉलेज मतलब ढोना, ढुलाई करना या ढुलाई, पर यहाँ पे अपोजिट में अनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हम ढो नहीं रहे, उसको अनलोड कर रहे हैं, जो चढ़ा हुआ उसको उतार देना है। क्लियर है? तो हॉलेज आपको याद हो जाएगा। अब सेंटेंस में इसका यूज समझ लेते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स द हाइक इन द हॉलेज हैज़ बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ बिजनेसमैन। कि हाल फिलहाल जो वर्षों में कीमतें बढ़ी हैं धुलाई की, जो माल यहाँ से वहाँ लोग ले जाते हैं, खासकर बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है ये सब, ट्रेन से, शिप से या और भी चीज़ों से माल अपना इधर उधर पहुँचाते हैं, तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये उनके लिए क्या हो गया? एक प्रॉब्लम हो गया। क्लियर? तो ये हाइक होना ये उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो हॉलेज क्या हो गया? ढुलाई। क्लियर? चले, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। लेट्स टेक अनदर वर्ड। देखिए दोस्तों, रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस करना ये ज़रूरी है। तो ये नहीं कि बस एक बार देख ले याद हो जाएगा, आप इसको नोट करें, रिवीजन करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें। ये वीडियो एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, खासकर एजुकेशन वाले। तो इनको आपको जो है थोड़ी मेहनत करके याद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है इन्हीं में से कोई वर्ड एग्ज़ाम में मिल जाए, क्योंकि द हिंदू के वर्ड्स हैं,
और लोग अक्सर समझते हैं कि ये वर्ड्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। चलिए, तो अगला वर्ड होता है डिस्कंसर्टिंग। व्हाट इज डिस्कंसर्टिंग? डिस्कंसर्टिंग मतलब हो गया कन्फाउंड। अगर आप कन्फाउंड समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे, फ्लस्टर या रैटल। अब इमेज देखिए क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक पेट्रोल पंप है और एक आदमी बड़ा हताश से बैठा हुआ है। तो डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है निराशाजनक, या हम कह सकते हैं चिंताजनक। निराशाजनक नहीं कहेंगे, चिंताजनक। तो भाई अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है। तो ये आदमी जो है ये चीज़ सुन के, ये देख के बड़ा ही कन्फाउंड हो गया है। एस्टाउंड भी आप कह सकते हैं। इसका दूसरा सिनोनिम आप लेंगे तो एस्टाउंड ले सकते हैं। बहुत सारे वर्ड आते हैं, डम्ब फाउंड भी आता है, डम्ब फाउंड भी यूज़ कर सकते हैं आप, OUND, डम्ब फाउंड। ठीक है, यहाँ पे ND आप ऐड कर लेंगे। तो डिस्कंसर्टिंग मतलब हो गया चिंताजनक, कन्फाउंड, फ्लस्टर एंड रैटल। तो ये आदमी जो है कीमतों की वजह से, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा अस्टाउंड हो गया, चिंताजनक हो गया। अब इसका अपोजिट क्या हो गया, काम। कीमतें बढ़ी हैं पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो बड़ा शांत है, कंफर्ट, कंसोल। मुझे एक जोक याद आ गया संता बंता का, कि भाई संता ने कहा कि आजकल कीमतें पेट्रोल की बहुत बढ़ रही हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। बंदा कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी 100 का डलवाता था, आज भी 100 का डलवाता हूँ। तो ये बंदा कैसा था, काम था, कंसोल था, एकदम शांत था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको लगा कि 100 रुपये में भी उतना ही तेल मिलता है जितना कि पहले मिलता था। खैर ऐसा होता तो नहीं है, बल्कि तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो डिस्कंसर्टिंग मतलब चिंताजनक, तो ये चिंताजनक है। अब सेंटेंस में इसका यूज़ आप देख लीजिए, वी आर डिस्कंसर्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड हाइक इन द प्राइसेस। सेंटेंस बिल्कुल मैंने वैसा ही लिया कि हम लोग डिस्कंसर्टेड हैं, आम जनता जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक है कि जो प्राइसेस हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। पेट्रोल की कीमतें मतलब ऐसे बढ़ गए हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ये हमारे आशा के विपरीत था। ओके, तो जो लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, ईंधन यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही दुखद है। चले आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड, इंटरमिटेंट। आगे तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रुक रुक कर हो। ये एक एडजेक्टिव है, कंटिन्यूअल, पीरियोडिक, रेकरिंग, लगातार ना हो। ठीक है, जैसे ये इमेज देखिए, इसमें बारिश हो रही है और हमने सेंटेंस लिया था द फोरकास्ट इज फॉर इंटरमिटेंट रेन, कि फोरकास्ट जो हुई है यानी जो भविष्यवाणी की गई है वो इंटरमिटेंट रेन की, कि बारिश होगी पर रुक रुक कर होगी। जैसे अभी हो रही है हमारे यहाँ, थोड़ी सी बारिश होती है, फिर दिन भर गायब, फिर 2 घंटे बाद बारिश होती है। तो इंटरमिटेंट यानी जो रुक रुक कर हो, लगातार ना हो, यानी कंटिन्यूअल, पीरियोडिक या रेकरिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यानी लगातार होगा। अनसीजिंग, अनसीजिंग यानी बिना रुके, इंसेजेंट लगातार, स्टेगनेंट यानी स्थिर। तो ये रुकता नहीं, यहाँ पे लगातार चलता रहता है। तो इंटरमिटेंट को आप इस बारिश से याद रख लीजिएगा कि बारिश इंटरमिटेंट हो रही है, रुक रुक के हो रही है, और बरसात के दिनों में आपको ये सीन देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर आप भी पक जाओगे। ऑनस, ऑनस यानी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑनस का जो बेसिक मीनिंग है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एक तरह का बोझ कहिए। इसलिए हमने यहाँ पे एक बर्डन वर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं, बर्डन, बोझ है। तो यहाँ देखिए इमेज हमने लिया एक बच्ची का जो साइकिल चला रही है, उसका गार्जियन उसके साथ है, शायद वो उसका भाई हो या पिता हो, साफ साफ दिख नहीं रहा। तो इसके ऊपर, पिता के ऊपर हमेशा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पाले, हर वो हुनर सिखाए जो उनको सिखाना चाहिए। तो ये उनके ऊपर एक क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, ऑनस होती है, एक बोझ होता है। तो ऑनस को ऐसे नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, धब्बा, दाग या कोई झटका के सेंस में। पर ये धब्बा, दाग या धब्बा जो भी है, ये एक तरह का बोझ ही होता है, एक कलंक होता है। इसलिए आप इसको बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो गया, तो सिनोनिम तो आपने देख लिया, ब्लोट है, स्टेन है, स्टिग्मा है। एंटोनिम क्या हो गया, इनोसेंस। अभी मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर घर में कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके ऊपर ओनस है। लेकिन अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो मासूम है, आप उसको फ्री कर सकते हो, भाई तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ब्लेमलेसनेस मतलब कि आप उस पर ब्लेम नहीं लगा सकते, वो हर चीज़ से ब्लेमलेसनेस है, फ्री है।
फ्री, देखिए हमने फ्री भी लिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ ऑनस होता है वहाँ पे जिम्मेदारी होती है, बोझ होती है, थोड़ा सा दाग धब्बा होता है उसके कंधों पे, कपड़ों पे, और जहाँ उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो कैसा होता है, वो फ्री होता है। ओके, सेंटेंस हमने क्या लिया है एग्जाम्पल में, ही परपेचुअली ट्राइज टू शिफ्ट, कि वो प्रायः या लगातार कोशिश करता है अपनी जिम्मेदारियों को शिफ्ट करने की, अपनी गलतियों को शिफ्ट करने की। ही परपेचुअली ट्राइज टू शिफ्ट द ऑनर्स फॉर एनी मिस्टेक्स, कि वो किसी भी गलती जो वो करता है उसका बोझ, ऑनर्स मतलब बोझ हो गया, उसका बोझ वो दूसरे टीम मेंबर्स पर डालने की कोशिश करता है, ठीक है। उसकी एक आदत है कि परपेचुअली ऐसा काम वो करता है कि अपने जिम्मेदारियों का बोझ, अपनी गलतियों का बोझ वो दूसरों पर डाल देता है। ऑन टू मतलब क्या होता है, प्रति, के प्रति, तो किसी के प्रति या किसी के ऊपर भी आप कह सकते हैं, ये प्रीपोजिशन है मिक्स किया हुआ है, के ऊपर डाल देता है। तो कई लोग होते हैं जो अपने ऑनर्स को दूसरों पर डाल देते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, और नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, जरूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पेन। डैम्पेन वर्ड बना है डैम्प से, डैम्प का मतलब गीला होता है, तो ये एक तरह से एडजेक्टिव है, पर इसको एज ए क्रिया भी यूज कर सकते हैं। चले, तो डैम्पेन बना दिया, ई एन लगा के आप जानते होंगे वर्ब बनाते हैं, जैसे शॉर्ट का बना सकते हो आप, शॉर्टेन, ठीक है। और लेंथ का लेनदेन, लेंथ का लेनदेन बना सकते हैं, वाइड का वाइडन, तो वैसे डैम्प का डैम्पेन बनता है। तो डैम्पेन मतलब होता है स्लो करना, किसी एक्टिविटी को स्लो करना, एनर्वेट यानी एनर्जी को घटाना, मॉइस्चर मतलब गीला करना। क्लियर? तो डैम्पेन। अब यहाँ देखिए एक इमेज है जिसमें ग्लास है, ग्लास में चेरी को डाला गया है, और उसके डालने से जो वाटर है वो फ्लो हुआ है बाहर की ओर, और ये बड़ा स्लो मोशन में हुआ है, इसलिए आप इसके पानी की बूंदों को बड़ी गौर से देखें तो आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे स्लो मोशन में काम हो रहा है, इसलिए मैंने डैम्पेन का सेंस ये सेंस में रखा है, स्लो मोशन करना, ठीक है, गीला करना नहीं, स्लो मोशन करना। चलिए, तो डैम्पेन मतलब होता है स्लो करना, एनर्जी को कम करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ड्राई, सुखाना, क्योंकि यहाँ मॉइस्ट है यानी गीला, मॉइस्चर। अब इसको डैम्पेन में वेट भी ले सकते हैं, WET वेट यानी गीला करना। ओके, तो विविफाई, विविफाई मतलब होता है किसी को एनर्जेटिक बनाना, इनविगोरेट का मतलब भी वही होता है, एनर्जेटिक करना, किसी को ऊर्जावान करना। तो डैम्पेन का मतलब स्लो करना, ऊर्जा को घटाना, और एनर्जेटिक बनाने के लिए हम इनविगोरेट या विविफाई का यूज कर सकते हैं, या आप वाइटलाइज भी यूज कर सकते हैं, VITALIZE, वाइटलाइज, वाइटल, यू नो। अब देखिए हमने सेंटेंस में क्या लिया है, वी वुड नॉट लेट द बैड वेदर डैम्पेन आवर एक्साइटमेंट, कि हम इस बुरे मौसम को, अपने एक्साइटमेंट को डैम्पेन यानी ख़त्म करने, अपने उत्साह को ख़त्म करने नहीं देंगे, चाहे कितना भी बुरा मौसम होगा हम घूमने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा। वर्ड इज मल्टीलैटरलिज्म। ओके दोस्तों, ये वर्ड आप पहली बार सुने होंगे, लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता आपने पहले सुना होगा, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, या आपने सुना होगा बाईलेटरल। तो यूनिलेटरल मतलब होता है एक पक्षीय, अगर कोई सौदा हो, कोई बात हो जो एक पक्षीय हो। और बाई, बाई मतलब दो होते हैं ना, रूट वर्ड है बाई मनी टू, तो ये हो गया आपका द्विपक्षीय। तो मल्टी का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे अब इसका मीनिंग। मल्टी मतलब जिसके कई पक्ष हैं, तो मल्टीलैटरलिज्म मतलब कई पक्षीय। यहाँ हमने लिखा हुआ है हैविंग मेनी साइड्स, यानी जिसके कई साइड होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फुटबॉल मैच का सीन दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इसमें अब देखिए फुटबॉल के ऊपर जो अटैक होता है फुटबॉलर्स का, वो कई दिशाओं से होता है, एक तरफ से नहीं होता, कई तरह से लोग उस पर अटैक करते हैं। तो ये मल्टीलैटरलिज्म यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो इसका अपोजिट भी आप समझ गए होंगे, यूनिलैटरल, या आप बाई भी ले सकते हैं, बट यूनिलैटरल ज़्यादा बेटर वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जाम्पल, इंडिया साउथ द सपोर्ट of member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms। ये हमने न्यूज़पेपर से लिया। इंडिया साउथ द सपोर्ट, साउथ क्या है दोस्तों, साउथ सीख से बना है, सीख का B2, सीख मतलब चाहना या ढूंढना, किसी चीज़ की चाहत होनी या ढूंढना। तो इंडिया चाहता है या चाह
सपोर्ट किसका, मेंबर कंट्रीज का। क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज इसलिए लिया गया बिकॉज मल्टी कई देशों का होना जरूरी है, इसलिए कंट्रीज लिया। कंट्रीज का सपोर्ट चाहता है, इंडिया चाहता है कई देशों का सपोर्ट मेंबर कंट्रीज का। एक्चुअली ये यूएन जो है नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर है। बाय हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स, तो इंडिया अपने मल्टीलेटरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुपक्षीय वाला और सुधारवादी जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हाईलाइट करके वो जो है नेशनल यूएनओ द्वारा जो सिक्योरिटी काउंसिल उसमें आना चाहता है। इसके लिए वो बाकी मेंबर कंट्री से सपोर्ट चाहता है। तो मल्टीलेटरलिज्म का अर्थ होता है कई पक्ष होना या बहुपक्षीय। ओके, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पुश फॉर एंड दिस इज अ फ्रेजल वर्ड। सॉरी, इट्स पुश फॉर फ्रेजल वर्ब। तो पुश का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली पुश का मतलब हम क्या बोलते हैं, ढकेलना बोलते हैं। ठीक है, पुल खींचना है तो पुश, ढकेलना। ओके, तो पुश का मतलब ढकेलना हो गया, पर यहाँ पे कुछ ढकेलने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उसमें जो मीनिंग होता है, उसमें जो वर्ब होता है उसका प्रीपोजिशन के साथ ऐड होने पर मीनिंग बदल जाता है। तो इसका मीनिंग हो गया सपोर्ट करना। यहाँ ढकेला नहीं जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, या अडॉप्ट करना। क्लियर? तो ये मीनिंग हो गया पुश फॉर का, सपोर्ट करना या अडॉप्ट करना। अडॉप्ट का मतलब किसी चीज़ को गोद लेना या एक्सेप्ट करना। तो भाई एक्सेप्ट कर रहे हो तभी सपोर्ट कर रहे हो, या किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ इमेज में देखिए कई लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, यानी ज़ाहिर सी बात है ये सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको सपोर्ट करने की का वादा करते हैं। सेंटेंस लेते हैं, लोकल रेसिडेंट्स आर पुशिंग फॉर, कि लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, वो सपोर्ट करते हैं किस बात पर, रोड टू बी मेड सेफर, कि जो उनकी सड़कें हैं वो ज़्यादा सुरक्षित बनाई जाए, इसका वो सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह की बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दे पुश फॉर समथिंग गुड। ओके, तो पुश फॉर याद रख लेंगे, सपोर्ट करना, अडॉप्ट करना। जैसे कि ये इमेज में आप देख रहे हैं, सपोर्ट किया जा रहा है, और ये सेंटेंस आपको क्लियर कर रहा है कि लोकल लोग किस तरह से रोड के अच्छे होने की बात को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, एट ऑड्स। बड़ा ही पुराना फ्रेज है ये, एट ऑड्स। इट मीन्स कन्फ्लिक्ट। ऑड्स का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जो ऑर्डर, इवन आप जानते हैं, है ना, तो इसको हिंदी में प्रतिकूल कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके विपरीत हो, आपकी सोच समझ के विपरीत हो। तो कॉन्फ्लिक्ट या वेरिएंस, जिसका वेरिएंट हो, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हो, सिंपल ना हो, प्लेन ना हो। अब इमेज देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने ये लिया, दो भाई हैं या दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये एक एट ऑड्स वाला कंडीशन है। तो ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसमें एंटोसिनो की ज़रूरत नहीं है आपको। सेंटेंस थोड़ा लंबा हमने लिया है क्योंकि ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर का लाइन है। तो यहाँ पे लिया है, हावेवर the timing of the recent moves to raise levies and retail prices by the governments and fuel marketers respectively is at odds। देखिए idiom यहाँ, यह फ्रेज आपका आ गया, with logic at a point when the country is grappling with the impact of a pandemic। तो कह रहा है कि जो टाइमिंग है, हमारे जो भी प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, कीमतें रिटेल प्राइसेस जो बढ़ाई गई हैं पेट्रोल की, सरकार और, यहाँ लिखा है सरकार और फ्यूल मार्केटर्स के द्वारा, ये एट ऑड्स यानी प्रतिकूल है, सिचुएशन के अनुकूल नहीं है। ठीक है, ये प्रतिकूल है, एट ऑड्स है, क्योंकि अभी इस हालात में इस तरह की कोई भी कदम उठाना सही नहीं है, ये प्रतिकूल माना जाएगा। तो जबकि देश जो है ग्रैपलिंग यानी स्ट्रगल कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक, महामारी के असर से जूझ रहा है, ऐसे में प्राइसेस को बढ़ा देना ये एट ऑड वाली सिचुएशन है, प्रतिकूल स्थिति में प्रतिकूल है, जो हमारे अनुकूल नहीं है। तो खैर अब ये तो हो गया, इसे तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो एट ऑड्स का मतलब प्रतिकूल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉमरेडर। कॉमरेडर या कैमरेडर भी आप पढ़ सकते हैं, इसे कॉमरेड बोलते हैं। ये भी पुराना वर्ड है, आपने अभी एक फिल्म आई थी साउथ में, डियर कॉमरेड, आपने देखा होगा।
विजय देवरकोंडा उनका। तो ये कॉमरेड मतलब क्या होता है, दोस्त, फेलो, साथी, फ्रेंड। ओके, तो कॉमरेड इज नाउन, उसी से बनाया कॉमरेडर। सिनो ब्रदरहुड, भाईचारा, दोस्ती, फिलोशिप। तो इमेज आप देखिए यहाँ पे दोस्तों का है, लोग बच्चे हैं आपस में दोस्त हैं और ये दोस्ती बरकरार है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, फॉरलॉर्नेस। फॉरलॉर्नेस या फिर लॉनलीनेस, अलोफनेस। अलूफ मतलब अकेला। तो जहाँ दोस्ती नहीं है वहाँ लोग अलोन रहते हैं, फॉरलॉर्न रहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्ती का अपोजिट हो गया। सेंटेंस हमने जो लिया है इजी है कि देयर इज़ ए ग्रेट कमरेडर अमंग द टीममेट्स, कि जो टीममेट्स होते हैं, जो किसी टीम के साथी होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके बीच बहुत ही गहरी भाईचारा या फिर फेलोशिप होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमरेड को याद रख सकते हैं। तो मेन वर्ड कॉमरेड आप याद रखिए ना, आपको ये याद रहेगा, कॉमरेड, दोस्त। या वो डियर कॉमरेड साउथ वाली मूवी याद रख लीजिए। ओके, चले तो नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, कैटिक। जी हाँ, वर्ड आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये केओस से बना होगा। केओस, केओस का मतलब ही होता है बड़ा ही बुरी स्थिति, दयनीय। तो कैटिक का मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग स्थिति, डिसऑर्डर, सेम्बल्स। आप इसको हिंदी में अराजकतापूर्ण कह सकते हैं। अराजकतापूर्ण ऐसी स्थिति जहाँ पर बिल्कुल ही डिसऑर्डर हो, सब कुछ अव्यवस्थित हो, कुछ भी क्रम में ना हो, सिस्टमैटिक ना हो, वो कैटिक कंडीशन कहलाता है। तो ये इमेज आप देखिए, एक डॉक्टर है मास्क लगाए हुए और ये इंजेक्शन इनके हाथ में है, सीरीज हाथ में। तो ये आई थिंक कोरोना का एक एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे या उसका वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन है अभी पूरे दुनिया में, ये कैसा है, केयाटिक सिचुएशन है, जिसमें ये डॉक्टर्स एक वॉरियर की तरह हमारी मदद कर रहे हैं। तो केयाटिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन से जोड़ के। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, ऑर्डरलीनेस, यानी चीज़ें जहाँ पे क्रम में हो, सुसज्जित हो, वेल ग्रूम्ड हो, सजाया हुआ हो, अच्छे से अकॉर्डेंस हो, सौहार्दपूर्ण हो, जहाँ कुछ भी उठ पटांग ना हो। ओके, सेंटेंस हमने लिया है, दिल्ली इज इन द ग्रिप ऑफ द पेंडेमिक। दिल्ली जो है वो पेंडेमिक यानी इस महामारी के ग्रिप में है, पकड़ में है। एंड इट्स रिस्पॉन्स हैड बीन chaotic until recently, और इसका रिस्पॉन्स जो है अब तक बिल्कुल chaotic रहा है, यानी कुछ भी ऑर्डर में नहीं है। दिल्ली क्या कर रही है, कैसे सुधार होगा, नहीं होगा, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। तो बिल्कुल जो कंडीशन है वो chaotic है। अगर डिसऑर्डर है, कन्फ्यूज़न है, पब्लिक को पता नहीं कि क्या होना है, क्या करना है। तो क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीकर। ओके, ब्लीकर आप समझ गए होंगे, ब्लिक से बना होगा। ब्लिक, ब्लिक मतलब अंधेरा, ये डार्क का सिनोनिम होता है। ब्लिक या उसमें ग्रीम, ग्लूम, डिस्मल आप कह सकते हैं। हमने ग्लूमी किया है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है, ऐसे ग्लूम भी होता है। तो ग्रीम, ग्लूम, डिस्मल और या फिर गैस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लिक से बना ब्लिकर। अब यहाँ इमेज देखिए, ये इमेज में आप देखिए फॉग दिखाया जा रहा है, धुंधलापन है, कुहासा है, आगे चीज़ें क्या हैं क्लियर नहीं है। तो एक्चुअली ब्लिकर का अगर आप हिंदी में समझें तो मीनिंग निकलेगा निराशाजनक। अगर आप ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ पर आगे आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो आप निराश हो जाएंगे, जहाँ आपको आगे की राह नज़र ना आ रही हो। तो ये ब्लिकर वाला कंडीशन हो जाता है। अब इसका अपोजिट क्या है, फेस्टिव, यानी बिल्कुल ही खुशनुमा माहौल हो, चीयरफुल हो, कॉर्डियल हो। कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण हो, फेस्टिव हो, त्यौहार नुमा हो। तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हैं, ब्राइट हैं। और इधर कैसी चीज़ें, इधर एकदम डार्क स्थिति बनी हुई है। ओके, सेंटेंस ले लेते हैं, द नेशनल कैपिटल इज स्टेयरिंग एट एन इवन ब्लिकर सिचुएशन ahead as cases are expected to cross 5.5 लाख by जुलाई एंड। कि जो हमारा राजधानी है वो घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है किसी को, किसको, ब्लिकर सिचुएशन में, बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में जहाँ निराशाजनक है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। तो क्योंकि जुलाई के एंड में अनुमान लगाया गया कि 5.5 लाख के आसपास जो है कोरोना के पेशेंट इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लिकर का यूज़ हमने किस तरह से किया है। ओके, चलिए आई नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है
कंसीड, कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार लेना। एक्चुअली जिस चीज़ को आप पहले नकार रहे थे अब उसको स्वीकारना। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में कई राज्यों ने देखा कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है और फिर बाद में होने लगा, तो ये कंसीड हो गया कि लोगों ने मान लिया। कई लोग शुरू में कह रहे थे कि नहीं है, ऐसा है, वैसा है, झूठ है, पर जब तादाद बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई मरीजों की, तो लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे इमेज लगाया है, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और वो डिलीवरी के लिए आया हुआ है, तो जो कस्टमर है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और देखिए कि पैसे भी दे रहा है, वो भी अपने एटीएम से, एटीएम वाले कार्ड से। ठीक है, तो एक्सचेंज कर रहा है। तो कंसीड मतलब एक्सेप्ट करना, यानी मंजूरी देना। डील का मतलब झुकना होता है, आप जानते हैं, समर्पण करना। तो मैंने पहले बता दिया कि जब चीज़ें आप पहले इनकार कर रहे हो, ना मान रहे हो और बाद में एक्सेप्ट कर लो, तो उसी को एल्ड कहते हैं। कन्फेस करना मतलब अगेन वही कि पहले आप मना करते हो, बाद में आप उसको कबूल करते हो कि हाँ ऐसा होता है या हुआ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई, मतलब चीज़ों को मना करना। कॉन्ट्राडिक्ट, अगेन चीज़ों को मना करना या उस पर क्वेश्चन करना। रिफ्यूट का मतलब होता है, ये एक्चुअली लॉ वाला सेंस में यूज़ होता है कि जब कोई सबूत पेश करे, गवाह दे और आप उसको मानने से इनकार कर दो तो उसको रिफ्यूट कहते हैं। क्लियर। चले, अब इसके लिए सेंटेंस जो हमने यूज किया है वो है आई कंसीड, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो वर्क रहा है वो बिल्कुल ही स्लो रहा है और अभी ये स्पीड अप होना चाहिए, वो जल्दी स्पीड अप हो जाएगा। तो कंसीड करना मतलब कि कोई अधिकारी है जो मान रहा है कि पहले काम बहुत स्लो होता था पर अब जो है काम को स्पीड किया जाना चाहिए। ओके, तो कंसीड मतलब मान लेना, स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, एक्सीड करना। चले, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम लोग, हैंड्स ऑन। अगेन फ्रेजल वर्ब इज देयर, फिर से फ्रेजल वर्ब आया। हैंड्स ऑन का मतलब है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग, ओके एक मिनट, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द वे इन विच थिंग्स शुड बी डन। मतलब आप डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होके निर्णय लेने लगते हो, यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाते हो। तो यू आर हैंड्स ऑन मतलब व्यवहारिक, या फिर आप इसको कह सकते हो क्रियाशील, मतलब एक्टिव हो जाना, कि आप अपने ही खुद से भाग लेकर काम में चीज़ों को देखते हो, निरीक्षण करते हो, इंस्पेक्ट करते हो और उसको सुधारने की कोशिश करते हो, तो इसको हैंड्स ऑन कहते हैं। इमेज में देखिए व्यवहारिक या क्रियाशील होने के लिए मैंने एक इमेज लिखा है कि इसमें बास्केटबॉल खेलने वाला एक प्लेयर है जो ऊपर उसके नेट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जब तक आप, कुछ लोग यहाँ देख भी रहे, ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं वो ये नहीं समझ सकते कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो यहाँ बैठ के देख रहे हैं। लेकिन जो ये कर रहा है उसके लिए ये आसान हो सकता है, क्योंकि वो व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकली इस काम को अपने हाथ से कर रहा है, इसलिए ये हैंड्स ऑन हो गया कि ये खुद उसको करने की कोशिश कर रहा है। पर ये लोग केवल देख रहे हैं, तो उनके लिए ये काम मुश्किल होगा कि इतना ऊंचा उछल के कैसे वो नेट में बॉल डाल पाएगा। तो ये ऐसे तो प्रैक्टिकल नहीं है, पर देखने में नहीं होगा, करने में हो सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है मिस्टर शाह। मिस्टर शाह इंस्पेक्टेड हॉस्पिटल in the city on Monday and Mr. Basil has been taking a hands-on approach to the management of affairs. आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि मोदी और मिस्टर शाह और बैजल जो हैं, इन लोगों ने एक हॉस्पिटल का जायज़ा लिया, वो लोगों ने विज़िट किया उन्होंने, और मरीजों को, कोविड-19 के मरीजों को देखा और वहाँ जाके प्रैक्टिकली उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा, मैनेजमेंट से बात की होगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे आगे के वो दिए होंगे। तो उन्होंने हैंड्स ऑन किया, हैंड्स ऑन अप्रोच किया, मतलब उन्होंने खुद जो है फील्ड में जाके काम किया। क्लियर। तो हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकली किसी काम को अंजाम देना। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वर्ड, मिलो। मिलो मीन्स सॉफ्ट। वैसे तो मिलो एक एडजेक्टिव है, पर नाउन के रूप, वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है इसको, आप कर सकते हैं एडी वगैरह लगा के। तो मिलो मतलब एक्चुअली ये मेल से बना है, मेल मतलब मेल या मॉल, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट। तो मिलो से बना, मेल से मेलिफुलस, यूफोनियस, फ्रेंडली, यानी मीनिंग क्या हो गया, सॉफ्ट। तो मिलो मतलब किसी को सॉफ्ट करना, घटाना, किसी चीज़ का असर कम करना एक तरह से, ठीक है, सॉफ्ट करना। तो मेलो से बनाएगा मेलिफुलस, यूफोनियस, फ्रेंडली, और भी आप वर्ड बना सकते हैं, मॉलिकॉडल आप बना सकते हैं इससे,
मॉलिकॉडल या मेलिफ्लुएंट भी बना सकते हैं। चलिए, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट। अब यहाँ सॉफ्ट है तो यहाँ हार्ड होगा या हार्श होगा। तो डिस्कॉर्डेंट मतलब जहाँ दुश्मनी है, स्ट्रिडेंट यानी हार्ड कठोर, ग्रफ मतलब जहाँ पे आदमी थोड़ा निराशाजनक हो या शिकायती हो, कठोर हो, ग्रफली बोलते हैं। तो ये मिलो का सिनो और एंटो हो गया। इमेज आप देखिए, एक आदमी है जो कि बहुत ही खुश मिजाज दिख रहा है। तो अगर आपका बॉस का ये मिजाज हमेशा रहता हो तो बोलो कैसा होगा? तो आप हमेशा सोचते हो कि मेरे बॉस का मिजाज हमेशा मिलो रहे, सॉफ्ट रहे, मुस्कुराते रहे, एक स्माइल उनके चेहरे पे बनी रहे। या सो आप कह सकते हो कि ही वॉज इन अ मिलो मूड। मेरे बॉस जो है बड़े मिलो मूड में थे, फ्रेंडली मूड में थे, सॉफ्ट मूड में थे, और उसी समय मैंने अपने प्रमोशन की बात उनके साथ करी। ठीक है, तो मिलो मतलब सॉफ्ट। चले नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, एंड दिस मस्ट बी योर लास्ट वर्ड। 20 ऑफ 20। तो लास्ट वर्ड हमारा है एग्रावेट। एग्रावेट यानी कि बढ़ाना। बढ़ाना यानी किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना, कोई पेन बढ़ाना, दर्द बढ़ाना, या किसी सिचुएशन को और बुरा कर देना, वर्सन, बुरा कर देना। अब यहाँ इमेज देखिए, ये पैंडमिक के समय में ये लेडी जो है ख़रीदारी करने आई हैं, और सभी को पता है कि ये दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, और जो मार्केटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने सेल को बढ़ाएं, पर कैसे होगा ये तो एक सवाल है। खैर, कोशिश तो कर रहे हैं। तो एग्रावेट मतलब एनलार्ज करना, एक्सएस्परेट या इरिटेट भी होता है। इरिटेट जैसे मैंने बोला पेन बढ़ा देना। अब किसी के पेन को बढ़ाओगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट तो होगा ही, या अनॉय भी हो जाता है। ठीक है, तो स्थिति को थोड़ा बदतर कर देना, बढ़ाना यानी बदतर कर देना। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एलिविएट मतलब शांत करना, मिटिगेट, एले, या और भी वर्ड आप ले सकते हो, लाइक पैसिफाई, पैसिफाई ले सकते हो, सूद ले सकते हो, पैलिएट, पैलिएट ले सकते हो, या फिर एसुएस ले सकते हो। तो देयर आर मेनी मोर वर्ड्स फॉर द एंटोनिम ऑफ एग्रावेट। तो एलिवेट यानी घटाना, कम करना, इंटेंसिटी को कम करना, और एग्रावेट मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी, तीव्रता को बढ़ाना। अब देखिए हमने सेंटेंस लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन, ये प्रशासनिक इनएक्शन जो है जिसमें क्रिया ना हो, एंड पर्सनालिटी क्लासेस, और आपस में जो विभेद होता है लोगों में वो एग्रावेट कर रहा है। क्या? द सिचुएशन इन दिल्ली, दिल्ली में जो कोरोना की सिचुएशन है उसको एग्रावेट कर रहा है। क्या चीज़? इनएक्शन एंड क्लासेस। तो अक्सर नेताओं में पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पोस्ट के बीच होते हैं, और काम ना करने की जो टेंडेंसी है, तो ये सब मिलके जो होते हैं किसी भी स्थिति को बदतर बनाने में बिल्कुल ही रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। वीडियो तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया होगा। खैर कोई नहीं, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मुझे पूरा सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कम अगेन। थैंक यू।